हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक और वीडियो जो है एनसीईआरटीज़ टू स्टडी फॉर सीएपीएफ एसी। इस एग्ज़ाम के लिए हमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम देख लेंगे कि हमें एनसीईआरटीज़ क्यों पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, क्लास 9, 10th, 11th, 12th की एनसीईआरटीज़ कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटीज़ की ओल्ड हिस्ट्री बुक्स कौन कौन सी हैं। एक बार हम देख लेंगे कि सब्जेक्ट वाइज लिस्ट क्या क्या है एनसीईआरटी बुक्स की, और लास्टली क्या हमें एनसीईआरटी को स्किप कर देना चाहिए, कंपाइलेशन पढ़नी चाहिए, उसके लेक्चर्स देख लेने चाहिए। एक बार हम इस चीज़ को कवर कर लेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमें एनसीईआरटीज़ को क्यों पढ़ना है। देखिए, जो एनसीईआरटीज़ हैं दे आर फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। वंस यू फिनिश देम, एक बार आप उनको ख़त्म कर लोगे तो किसी भी फील्ड का कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट है आप उसको समझ सकते हो, एंड यू विल नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आप ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी चीज़ देखोगे या सुनोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों हो रहा है, आप समझ जाओगे उसको। फिर वो एन सी आर टीज़ आर ईजी टू रीड, दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जब आप बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, इसमें आपको एन सी आर टीज़ हेल्प करती हैं। एन सी आर टीज़ को पढ़ने में आपको रिलेटिवली कम टाइम लगेगा, लेकिन जो भी एग्ज़ाम में मेन टॉपिक एरियाज आते हैं वो सारे उस बुक में कवर्ड हैं एन सी आर टीज़ में, बोथ फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। और उनका जो बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो है वो बहुत हाई है। आप कम टाइम में सिलेबस का ज़्यादा पोर्शन कवर करते हो, एग्ज़ाम में ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो आती हैं वो आपकी फिनिश हो जाती है। फर्दर, जो भी एन में नॉलेज दी गई है दैट इज़ सपोज टू बी नोन बाई अ 12th पास एस्पिरेंट। अगर आप 12th पास करते हो तो जो उसमें नॉलेज है जितनी भी एन में वो आपको तो पता ही होनी चाहिए, राइट। उसके बाद एन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में। फॉर एग्जांपल, जो ओल्ड हिस्ट्री एन हैं, ज्योग्राफी की एन हैं, पॉलिटी की बुक्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी आंसर्स देने में। उसके बाद मान लीजिए कि आप एक सब्जेक्ट को अलग अलग सोर्सेज से पढ़ रहे हो और उसमें सेम चीज़ के लिए डिफरेंट आंसर्स दिए हुए अलग अलग जगह पे। बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट कई बार ये चीज़ हुई भी है। तो फिर क्या है कि जो एन का वर्जन है उसको करेक्ट माना जाता है। एम में मान लीजिए 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से वही सही माना जाएगा जो एन में गिवन है। सो आप एन को बेसिस मान के तैयारी कीजिए। और मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेबस में नहीं गिवन है, मतलब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये सी पी एफ ए सी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो इससे आपकी बेसिक नॉलेज इंप्रूव होती है। और जो आप पेपर 2 में ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, प्लस जो इंटरव्यू होगा बाद में, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होता है। सो माय एडवाइस इज़ कि आप एन को ज़रूर पढ़िए। एटलीस्ट अगर वो पोर्शन सिलेबस में नहीं है, सिंगल रीडिंग तो आप दीजिए ही। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी एन पढ़नी है। देखिए, जो 6th, 7th, 8th की एन हैं आप उनको स्किप कर दीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है उनमें। और ये तो ऑटोमेटिकली जब आप हायर क्लासेस की एन पढ़ोगे वो आपकी सारी नॉलेज, सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। सो आप 6th, 7th, 8th की एन स्किप करके डुप्लीकेशन बचा सकते हैं एफर्ट्स का, और टाइम बचा सकते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसा है जो कहता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्टडी देम, तो बिल्कुल आप पढ़ लीजिए उनको, क्योंकि उनको ख़त्म करने में बहुत कम टाइम लगेगा। बट मेक श्योर कि जब आप 6th, 7th, 8th की एन पढ़ लो, आप उनके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, सो दैट आपको दोबारा वो बुक्स उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आप सीधे नोट्स ही रेफर कर लीजिए और आपकी 6th, 7th, 8th की एन कवर हो जाएँ। सो आई रिकमेंड स्टडिंग एन सी आर टीज ऑफ ओनली 9th, 10th, 11th एंड 12th। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे कंटेन रेलिवेंट टॉपिक्स विच आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम। दोनों पेपर्स में आता है, इन पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। उनको ख़त्म करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस यू नीड टू गिव दैम मल्टीपल रीडिंग्स। और ऐसा नहीं कि आप उनको केवल पढ़ के छोड़ दीजिए, यू विल नीड टू मेमोराइज देयर कंटेंट, आपको वो बुक्स याद करनी पड़ेंगी। सो सीधे आप 9th, 10th, 11th, 12th की एन उठाइए और उनको पढ़िए, ठीक है। 9th एंड 10th की जो एन हैं इसकी आपको सारी बुक्स पढ़नी है एक्सेप्ट मैथ्स। मैथ्स आपको नहीं पढ़नी है, केवल सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं फ्रॉम मैथ्स, ठीक है। जो 11th एंड 12th की एन हैं आपको आर्ट्स की सारी एन लगभग पढ़नी है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, वो हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद जो साइंस की बुक्स हैं 11th एंड 12th की, बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग देनी है, मुश्किल से 5-6 चैप्टर ही आपको देखने हैं। और मैथ्स को तो आप टोटली स्किप कर दीजिए 11th एंड 12th की, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं क्लास वाइज लिस्ट। तो देखिए,
क्लास 9th की एनसीईआरटी पहले हम देखते हैं। इसमें हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की है, इकोनॉमिक्स की है। ये जो 3 एनसीईआरटीज़ हैं, दीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आप उनको रीडिंग दे लीजिए सिंगल, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट कर लीजिए बस। फिर एक ग्रुप बनता है ज्योग्राफी एंड साइंस एनसीईआरटीज़ का। देखिए ये जो 2 बुक्स हैं, ज्योग्राफी प्लस साइंस, राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए, इनसे आप जो भी पोर्शन है उसको बार बार देखिए, उसको पढ़िए, याद कीजिए, बिकॉज साइंस के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम ज्योग्राफी में केवल एनसीईआरटीज़ और एक कोई और बुक बस जीसी लॉन्ग पढ़ने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से कीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी एंड साइंस। जो मैथ्स की एनसीईआरटी है, इसको आप या तो स्किप करने की भी सोच सकते हो, बट स्किप मत कीजिए। जो इसमें सिलेबस रिलेवेंट पोर्शन है, ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम है, डिस्टेंस, हाइट, इन सब की चीज़ें हैं, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं। आप इनको इससे रीड कर लीजिए, ठीक है, केवल सिलेबस वाइज जो आपको दिखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है, आप उसको मैथ से देख लीजिएगा, पूरी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो 9th की एनसीईआरटीज़ हो गई। अभी हम देख लेते हैं 10th की एनसीईआरटीज़। 10th की एनसीईआरटी में अगेन पॉलिटी है, हिस्ट्री है और इकॉनमी है। ये जो 3 एनसीईआरटीज़ हैं, इनको दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप इनको रीडिंग दे लीजिए और इनकी चीज़ें देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लगता है आप केवल उसको याद रखिए। जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है प्लस साइंस की एनसीईआरटी है, इनको आप अच्छे से पढ़िए, दीज आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है एंड साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आप इन दोनों को अच्छे से पढ़िए, इनका कंटेंट याद कीजिए। उसके बाद जो मैथ्स बचती है, अगेन सेलेक्टिव रीडिंग देनी है, केवल आपको सिलेबस रिलेटेड कंटेंट एक बार देख लेना है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डिस्टेंस, टाइम और स्पीड है, 9th एंड 10th की बुक्स में होगा मैथ्स में। आप केवल उन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10th की भी हो गई। अभी हम देख लेते हैं क्लास 11th की। देखिए क्लास 11th में मैंने डिवीज़न किया हुआ है आर्ट बुक्स में और साइंस बुक्स में। तो पहले हम देख लेते हैं क्लास 11th की आर्ट्स की इम्पोर्टेंट बुक्स। पॉलिटी की 2 बुक्स हैं, इकॉनमी की 1 बुक है, ज्योग्राफी की एक्चुअली 3 बुक्स हैं। यहाँ पे हम 2 कंसिडर कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल वर्क वाली हम बाद में देख लेंगे और एक आर्ट एंड कल्चर की बुक है। तो देखिए पॉलिटी की जो दोनों बुक्स हैं, इस बुक में उन्होंने कंसेप्ट समझाए हैं आपको कि राइट्स क्या होते हैं, जस्टिस क्या होता है। सो कई लोग सोचेंगे कि इसको हम स्किप कर देते हैं, बट स्किप नहीं करना है, आप कंसेप्ट्स को पढ़िए, उनको समझिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो इस बुक को आप पढ़ लीजिए, राइट। जो ये वाली बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए। ये एक्चुअली जो बुक है वो है इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री की, कि फ्रीडम के बाद से इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की ये दोनों बुक्स आर हाईली इम्पॉर्टेंट। आर्ट की जो बुक है, हमें पता है कि आर्ट एंड कल्चर में हम कोई ऐसा एक्सटर्नल मटेरियल नहीं देख रहे हैं, तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप वो चीज़ हाईलाइट करके बस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्ट्स की हमने क्लास 11th की इम्पोर्टेंट बुक्स देख ली हैं। अब जो बाकी बुक्स बचती हैं आर्ट्स की, देखिए सोशियोलॉजी पे 2 बुक्स हैं। अब इसमें क्या है कि आप जब इन बुक्स को पढ़ेंगे तो इसमें इन्होंने कई थिंकर्स के नाम के हिसाब से दिया है। फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कहाइम, इन सब के काम दिए हुए हैं, प्लस कुछ सोशल कंसेप्ट समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन बुक को टोटली स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको ये बुक्स पढ़ने का मन है, इट वोंट हार्म यू इन एनी वे, आप इनकी रीडिंग कर सकते हो, बट कीप इन योर माइंड कि आप केवल इनको सिंगल रीडिंग ही दीजिएगा। सिंगल रीडिंग में आपको क्या करना है कि जो सोशल कंसेप्ट मैंशनड हैं, फॉर एग्जांपल एक जगह पर उन्होंने संस्कृताइजेशन बताया हुआ है, ठीक है, आप उसके नोट्स बना लीजिए कि संस्कृताइजेशन क्या होता है, और फिर जब आप ऐसे लिखोगे, आर्ग्यूमेंट लिखोगे, इंटरव्यू में आंसर दोगे, तो आपको ये कंसेप्ट यूज़ कर लेना है।
जैसे संस्कृताइजेशन समझाया है इन्होंने, ग्लास सीलिंग बताया हुआ है, ठीक है। ये सब आप समझ लो इन बुक से। सिंगल रीडिंग देनी है, लेकिन अगर आप स्किप करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इनको छोड़ दीजिएगा। इसके बाद थीम्स इन वर्ड हिस्ट्री की बुक है एक, 11th में वर्ड हिस्ट्री है केवल एनसीईआरटी में। इसमें आप पूरी बुक छोड़ दीजिए, केवल जो लास्ट सेक्शन बचता है, ठीक है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो आप वो चैप्टर्स देख लीजिएगा। बहुत ही हाईली स्पेसिफिक हैं, चाइना है उसमें, जापान दिया हुआ और एक कोई और कंट्री है, तो आप केवल वो 3 चैप्टर पढ़ लीजिए और इस बुक को आप ख़त्म कर सकते हैं। जो ये बुक है प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, इसको आप टोटली स्किप कर दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमने देख लिया सोसाइटी की 11th क्लास की बुक्स आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो सिंगल रीडिंग देख सकते हो। थीम्स इन वर्ड हिस्ट्री केवल लास्ट सेक्शन आपको देखना है, एंड प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पूरा स्किप कर देना है। उसके बाद क्लास 11th की साइंस एनसीईआरटीज़ कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, इसमें से कोई बुक आपको नहीं उठानी है। बट एक चीज़ इसमें आप बस ये नोट कर लीजिए कि जैसे फिज़िक्स की एनसीईआरटी है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है, फॉर समवन जिसने 11th एंड 12th में साइंस की हुई है उसको चीज़ें समझ में आती हैं। आप बस इसमें से बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी रहती है इनमें कि कौन सी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी, ऑरोरा का फिनोमेना किस वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। आप ऐसी चीज़ बस पढ़ लीजिए, आपको बुक्स नहीं पढ़नी है, केवल जो हाईलाइटेड बॉक्सेस हैं आप उनको फिनिश कर लीजिए, राइट। बट अगर आप ये डिसाइड करते हो कि आपके लिए ये चीज़ टफ हो रही है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इनको सीधे स्किप कर दीजिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लास 12th की आर्ट्स की इम्पोर्टेंट बुक्स। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की आपको इंडियन हिस्ट्री की 3 बुक्स मिलेंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन सबको अच्छे से पढ़िए। इकोनॉमिक्स पे आपको 2 बुक मिलेंगी, फर्स्ट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। देखिए जब आप ये दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें कई जगह आपको फॉर्मूले मिले होंगे, ठीक है। फॉर्मूले को आपको मास्टर नहीं करना है, ठीक है। इसमें आपको कंसेप्ट्स भी मिलेंगे, आपको कंसेप्ट्स समझने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जीडीपी उन्होंने समझाया हुआ है, ठीक है। आप जीडीपी का फॉर्मूला एग्जैक्ट मत याद रखिए, लेकिन आप ये तो याद रखिए कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जीडीपी होता क्या है। सो आप बस जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आपने नाम ये रखिए कि फॉर्मूले आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट, और आप उनको देखते रहिए। फिर एक बुक है इंडियन आर्ट की, इसको आपको पढ़ना है, आप बस इसमें से इंपॉर्टेंट स्टेप सेलेक्ट कर लीजिए, उसको रिवाइज करते रहिए। सोसाइटी की बुक्स आती हैं इसमें, सोशियोलॉजी की, उसमें क्या है इंडियन सोसाइटी का उन्होंने बताया, 2 बुक्स हैं, ये दोनों आर इम्पॉर्टेंट एंड आपको इसको पढ़ना है, क्योंकि हम सोसाइटी पे और कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस एनसीईआरटी की यही दोनों बुक्स पढ़ेंगे, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की 2 बुक्स हैं क्लास 12th में, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। एक प्रैक्टिकल वर्क की बुक है, उसको हम बाद में देखेंगे कि क्या करना है। सो 12th में आप इतना दिमाग में रखिए, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आर्ट्स की, हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडीवियल और मॉडर्न, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की बुक्स भी इंपॉर्टेंट हैं। आर्ट की जो बुक है आप उससे बस इंपॉर्टेंट स्टफ पढ़िए, आप उसको सिंगल रीडिंग दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सोसाइटी के बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ज्योग्राफी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लास 12 की जो बाकी बुक्स बचती हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए ये दोनों बुक्स जो हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये एक्चुअली है तो पॉलिटिकल साइंस की बुक, राइट, मतलब पॉलिटी की बुक्स हैं। बट दी एक्चुअली ये इनके अंदर आपको क्या मिलेगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपको वर्ल्ड की पॉलिटिकल हिस्ट्री मिल रही है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप इसकी एक रीडिंग कर लो, आप जब इनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कि यूएन क्या करता है, और फिर उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल नेटो हो गया, ये इन्होंने बताया हुआ है। तो ये बुक आप रीडिंग कर लीजिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की जो मॉडर्न टाइम्स में चल रहा है। सिमिलरली पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 1947 ऑनवर्ड्स इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक है, इसको भी आपको पढ़ना है,
ठीक है, आप सिंगल रीडिंग दीजिए, चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि ये जो सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो इमरजेंसी लगी थी राइट, उसके टाइम पे क्या हुआ था इंडिया में। तो ये भी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, बट आप क्या करो, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, आप सिंगल रीडिंग दे के इनको आप बस ख़त्म कर लीजिए। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं आप उनको याद रखिए, बस। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप मान के चलिए कि दिस इज़ अ बुक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, दिस इज़ अ बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल वर्क की बुक है, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर दीजिए, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि क्लास 12th की एनसीईआरटीज़ की जो ओल्ड बुक्स थी, ठीक है, दीज आर एब्सोल्युटली एसेंशियल। आपको ये जो पुरानी बुक्स हैं ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि क्लास 12th में हमने देखा है कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की भी बुक आती हैं राइट, लेकिन उसमें क्या है कि दे आर मोर कंसेप्ट बेस्ड। उसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझाई जाती हैं, बट आपको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन फॉर पेपर 1 आपको इन तीनों बुक्स में मिलेंगी राइट। सो ये तीनों बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। अभी ये तो ओल्ड बुक्स हैं, हो सकता है कि आपको ये सेकंड हैंड मिल जाएँ, डिजिटल पीडीएफ मिल जाए, बट मान लीजिए आपको वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। सो आप क्या करो कि आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे इनकी रीप्रिंटेड फॉर्म्स मिल जाएंगे। ये एक्चुअली क्या है, ये सब जो बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस की, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की हैं, बट इन्होंने क्या किया है कि सेम बुक्स को रीप्रिंट किया है, ठीक है। तो आपको ये बुक्स मिल जाए, वेरी गुड। नहीं मिलती हैं तो आप ये 3 बुक्स ले लीजिए, लेकिन ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने दिमाग में ये रखिए कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, जो नई एनसीईआरटीज़ हैं, दे आर मोर कंसेप्ट बेस्ड। ये जो बुक्स हैं दे आर मोर ऑब्जेक्टिव बेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा डेटा मिलेगा इन बुक्स के अंदर, और आपको वो याद भी करना है, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे इन बुक से, सो यू हैव टू फिनिश देम। उसके बाद हम साइंस की बुक्स देख लेते हैं, एनसीईआरटीज़ की क्लास 12th की साइंस बुक्स। अब इसमें क्या है कि देखिए, जो आपको ये सारी बुक्स हैं सब स्किप कर देनी है, इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस जो बायोलॉजी की बुक है ये, इसके लास्ट 4 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बस आपको इतना ही देखना है इन बुक्स में। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज लिस्ट ऑफ बुक्स। एक बार हमने ऑलरेडी क्लास वाइज देख लिया, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। पॉलिटी में 9 से 12th की आपको सारी बुक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी में 9 से 12th की सारी बुक्स हैं, हिस्ट्री में भी 9 से 12th की सारी बुक्स पढ़नी है, विद स्पेशल फोकस ऑन ओल्ड एनसीईआरटीज़। वर्ल्ड हिस्ट्री में केवल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी है, उसके लिए 11th क्लास की लास्ट सेक्शन आपको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में आपको 9 से 12th की सारी बुक्स पढ़नी है, सोसाइटी में केवल 12th की बुक्स देखनी है, और जो 11th की बुक्स हैं आप उनको स्किप भी कर सकते हो या फिर सिंगल रीडिंग दे लीजिए। आर्ट एंड कल्चर में आपको 11th एंड 12th की दोनों बुक्स पढ़नी है। साइंस में 9th एंड 10th को आपको अच्छे से करना है, ठीक है। जो 11th और 12th की बुक्स हैं आप उनको टोटली स्किप कर सकते हो, या फिर क्या करो कि जो 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ हैं उसमें से केवल बॉक्सेस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो देते हैं, केवल आप वो देख लीजिए फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स, प्लस 12th बायोलॉजी की लास्ट 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा सोचता है कि मैं एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ूंगा, मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, या फिर लेक्चर देख लूँगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले तो आप दिमाग में रखिए, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। एनसीईआरटीज़ आर वेरी बेसिक बुक्स, दे आर डिज़ाइन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आपको उनको समझने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपकी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं मैं तो उनके नोट्स पढ़ूंगा, कंपाइलेशंस पढ़ूंगा, लेक्चर्स देखूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी सब्जेक्ट्स की, और जो एक इंटीग्रेटेड पिक्चर होती है, इंटर रिलेटेड होलिस्टिक पिक्चर है, वो नहीं बन पाएगी आपके दिमाग में, एंड एग्ज़ाम में सेंटेंस फॉर्मेशन विल सफ़र, ठीक है। आप उतने अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे। अगर आप सीधे उनको स्किप कर देते हो तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक इट थ्रू द एग्ज़ाम, ठीक है। कोई क्वालिफाई भी कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए दिक्कत होगी। सो आपको क्या करना है, उनको मल्टीपल रीडिंग्स देनी है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको आप फ़िल्टर आउट कर लीजिए और उनको रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है। आपको याद रखना है कि देखिए, आप कोई भी काम करते हो, फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज़ द हार्डेस्ट।
सो जो आप फर्स्ट रीडिंग दे रहे हो एनसीईआरटीज़ को उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप मल्टीपल रीडिंग्स दोगे जो सब्सिक्वेंट रीडिंग्स हैं दे विल टेक लेसर एंड लेसर टाइम एंड आपकी कंफर्टेबली ये बुक्स फिनिश हो जाएंगी। सो डोंट गेट डिसहार्टेंड। आपको ऐसा लगे कि ये तो बहुत सारी बुक्स हैं, बट नहीं, आपको तो ये पढ़नी ही पड़ेंगी। यू डोंट हैव अ चॉइस रिगार्डिंग दैट। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। यूट्यूब पर मेरा चैनल है सिद्धार्थ सिंह CAPF, टेलीग्राम पर मिशन CAPF 2023 एंड मिशन CAPF 2023 का फोरम है, आप ये चैनल्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई फर्दर हेल्प चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको आगे भी कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू।